सरकार, जो केंद्र सरकार, मनुवादी सरकार, ब्राह्मणों के हाथों में फलती फूलती सरकार आज तक देश के अंदर जातिगत जनगणना नहीं करवा पाई है, वो कैसे ये अंदाजा लगाएगी कौन आदमी क्रीमी लेयर में और कौन आदमी क्रीमी लेयर में नहीं। आज भी 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने के बाद में दिवाली और होली के अगले दिन वो किसी सवर्ण समाज के आदमी के सामने रात का झूठन लेने के लिए और 20, 25, 50 रुपए लेने के लिए खड़े होते हैं, तो इसका मतलब उनमें वो आत्मसम्मान नहीं आया है। और जो रमेश भंगी या अन्य अज्ञान जी जैसे जो हमारे वरिष्ठ आती हैं, बॉस साहब जैसे हमारे वरिष्ठ आती हैं, हमारे बड़े भाई उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वर्गीकरण करने की बात की जा रही है, मेरा सवाल वहीं खड़ा है कि अगर आपको आरक्षण दे दिया जाए तो क्या आप उस आरक्षण को बचा पाएंगे? आरक्षण अगर आजादी के 75 साल के बावजूद भी है और लोगों को मिल रहा है, किसी को कम या ज्यादा तो बात की बात है, तो ये सिर्फ इस देश के चमार महारों की वजह से मिल रहा है, क्योंकि वो लड़े हैं। और जैसे मैंने कहा, उदाहरण के तौर पर बताता हूं आपको, अगर 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के लिए लोग रोड पर लड़े, तो आप समझ लीजिए कि उस रोड पर लड़ने वालों में 13 बच्चे शहीद हुए। 13 में 13 चमार थे, एक साथ कोई दूसरा था, 12 चमार थे। मुझे बताओ, जब लड़ेगा चमार, मरेगा चमार, लड़ चमार खाएगा, तो फिर माल वो नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? वही खाएगा। किया जाना जातियों का मतलब क्रीमी लेयर उसमें भी आ जाएगा, क्या कहना चाहोगे? जो आपका सवाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वर्तमान समय में जिस प्रकार से ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो निसंकोच ये दलित समाज को, SC/ST समाज को ये आपस में लड़ाने का एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रमुख रूप से इसमें बिंदु उठाए हैं। पहला है वर्गीकरण, दूसरा है कोटे में कोटा और तीसरा है क्रीमी लेयर। अगर हम तीनों मुद्दों पर बारी बारी से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रहा है, 6-7 जजों की बेंच ने 6-1 से ये पास किया है, तो इसमें विरोध सिर्फ इतनी सी बात को लेकर के है। पहला तो मैं क्रीमी लेयर पे आ जाता हूँ कि अगर क्रीमी लेयर लागू होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, तो जो जातियाँ क्या नाम आर्थिक रूप से सक्षम हो गई हैं, तो वो चिन्हित कैसे की जाएंगी कि कौन क्रीमी लेयर में आएगा और कौन क्रीमी लेयर में नहीं आएगा। चलो मैं मान भी लेता हूँ कि क्रीमी लेयर में जो जातियाँ आएंगी, खास तौर से कौन सी जातियाँ आएंगी, वो चमार आएंगे, महार आएंगे, जाटव आएंगे, मीणा आएंगे, ये कुछ एक जातियां हैं, पासवान आएंगे, ये कुछ 3-4 जातियां हैं जो क्रीमी लेयर में आ सकती हैं। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्रीमी लेयर में जो जातियां आएंगी, तो उन जातियों को क्या, जो उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी, तो क्या जर्नल में उनको जगह मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ब्राह्मण उनके लिए जगह छोड़ेंगे? सवर्ण समाज के लोग उनके लिए कुर्सियां खाली करेंगे? क्योंकि टीना डावी के बाद में, टीना डावी 2015 में जो IAS का UPSC का रिजल्ट आया था, उसके बाद में एक नियम बना दिया गया था कि शेड्यूल कास्ट का आदमी कितने भी अच्छे मार्क लिया, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट में ही काउंट होगा। तो ऐसे में जब शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति शेड्यूल कास्ट में ही काउंट होगा, तो ऐसे में जो लोग क्रीमी लेयर से ऊपर आ जाएंगे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, तो सबसे पहला ये सवाल है कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार जो है उनको कहाँ स्थान देगा? सवर्ण लोग कितना उनके लिए, अगर वहाँ से सपोज करो 5-6% लोग आते हैं, तो 5-6% उन लोगों को सवर्ण कोटे में जगह मिलेगी या जनरल कोटे में जगह मिलेगी? पहला सवाल तो ये हो गया क्रीमी लेयर का। दूसरा जवाब जो है कोटे में कोटा, तो कोटे में कोटा किस आधार पर तय होगा? अब सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से राज्यों के हवाले ये सवाल कर दिया, पहली बात तो राज्यों का कोई मतलब ही नहीं है केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। उसके लिए भी सरकार को चाहिए कि वो जातिगत जनगणना करवाए। सरकार, जो केंद्र सरकार, मनुवादी सरकार, ब्राह्मणों के हाथों में फलती फूलती सरकार आज तक देश के अंदर जातिगत जनगणना नहीं करवा पाई है, वो कैसे ये अंदाजा लगाएगी कौन आदमी क्रीमी लेयर में और कौन आदमी क्रीमी लेयर में नहीं है? फिर कोटे में कोटा, किस आधार पर कोटे में कोटा बनेगा? आज भी जब पूरा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लगभग 25% जो जातियां हैं देश की टोटल तमाम आबादी की, उसमें जो 22% जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण दिया गया है, आज भी उनको मिलने वाला जो आरक्षण है, बहुत सारी बड़ी पोस्टों पर NFS कर दिया जाता है कि इसके लिए कोई उपयुक्त प्रतिभा व्यक्ति नहीं है। अब ऐसे में ये कह देना, अभी तक तो ये जैसे एक आरोप लगाया जाता है कि ST का जो आरक्षण है मीणा खा गए, यह आरोप लगाया जाता है कि SC का आरक्षण तो चमार और महार खा गए, जाटव खा गए। तो ये कैसे नहीं कहा जाएगा कि कल को जब चमार, महार और मीणा और पासवान और इनके होते हुए तब भी सीट NFS हो रही हैं, अगर कोटे में कोटा लेकर के का नियम बन जाता है, तो ऐसे में ये कैसे नहीं माना जाएगा कि अगर एक सीट वाल्मीकि समाज के हिस्से में आती है, खटीक समाज के हिस्से में आती है, धानक समाज के हिस्से में आती है, अन्य और जातियों को 1-1, 2-2 सीट बांट दी जाती है, यानी कोटे में कोटा दे दिया जाता है, तो उन सीटों को कैसे भरा जाएगा? क्या NFS करके उन्हें सवर्णों को नहीं सौंपा जाएगा?
तो ये कहीं ना कहीं दलित समाज को जो आरक्षण मिल रहा है 22.5%, चमार, महार और पासी और ये तो कर लेंगे अपना पूरा, लेकिन जो कमजोर जातियां हैं जो आज तक मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाई हैं वो कैसे करेंगी? उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं, पहले तो मैंने बताया कि ये जो 22.5% आरक्षण है, इस आरक्षण को में से कम 5-7%, 10% आरक्षण सीधा सीधा छीनने का एक केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट का एक ये नियम ये बनाने जा रहे हैं। दूसरा जिसका विरोध हो रहा है, दूसरा आपस में लड़ाने का काम हो रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर ऐसा हो जाता है तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट है, बुद्ध कबीर नानक रैदास की मूवमेंट और खासतौर से अम्बेडकराई जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट जो है वो मान सम्मान की मूवमेंट है, सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने का जब आप पूरा आंदोलन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनका आंदोलन पेट भरने का आंदोलन नहीं है, मान सम्मान और बराबरी का आंदोलन है। आज दिल्ली जैसे महानगरों में या अन्य जिलों में जहां पर वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, एक घर में से 2 लोग सफाई कर्मचारी, मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन जब बात जाति पर आ गई है और जाति में भी जाति पर आ गई है तो फिर मुझे जाति के आधार पर बोलना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं बड़े विश्वास के साथ में कि अगर जो वाल्मीकि समाज के लोग कॉलोनियों में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, दिल्लियों में रहते हैं, आज तक वो अपना स्टैंडर्ड डेवलप नहीं कर पाए। आज भी पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, 50-50 हज़ार रुपये सफाई कर्मचारी के रूप में उनको तनख्वाह मिलती है, 1 लाख रुपए घर में तनख्वाह रही है, ना तो उनका रहना सहना ठीक हुआ है और ना उनका खान पीन ठीक हुआ है। आज भी रेल की पटरियों के किनारे या फिर क्या नाम है नालों के किनारे वो महानगरों में बस रहे हैं। ये दुख का विषय है। वो हमारे छोटे साथी हैं, उनको उनके पास में आय के साधन बने तो उनको सुधार करना चाहिए था। आज भी 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने के बाद में दिवाली और होली के अगले दिन वो किसी सवर्ण समाज के आदमी के सामने रात का झूठन लेने के लिए और 20-25-50 रुपए लेने के लिए खड़े होते हैं, तो इसका मतलब उनमें वो आत्मसम्मान नहीं आया है। और जो रमेश भंगी या अन्य अज्ञान जी जैसे जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, बॉस साहब जैसे हमारे वरिष्ठ साथी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वर्गीकरण करने की बात की जा रही है, मेरा सवाल वहीं खड़ा है कि अगर आपको आरक्षण दे दिया जाए तो क्या आप उस आरक्षण को बचा पाएंगे? आज टोटल शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को, SC/ST के आरक्षण को अगर आंदोलन होता है आरक्षण बचाने के लिए या अन्य किसी को कोई आंदोलन होता है तो कौन रोड पर लट खाता है? सबसे ज्यादा चमार जाटव खाता है, महार खाता है, पासवान निकल करके थोड़ा बहुत बिहार में आता है, और कौन सी चौथी और पांचवी जाति आ रही है? नहीं आ रही है। जब उस आरक्षण बचाने की बात हो, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को बचाने की बात हो, तो बचाता कौन है? चमार बचाता है, जाटव बचाता है, महार बचाता है, चमार की उपजातियां रोड पर निकल करके आती हैं, पासवान बिहार का बचाता है, महाराष्ट्र का महार बचाता है, और बताओ कौन आता है निकल करके? और तो RSS की शाखाओं में कच्छा पहन करके जा रहे हैं। और अब जिस प्रकार से वर्गीकरण किया जा रहा है, ये तय है कि इनको अगर आरक्षण मिल गया तो चमार अपना 10% बचा लेगा, महार अपना बचा लेगा, पासी और ये अपना बचा लेंगे, लेकिन जो इनके हिस्से में 3-4% आरक्षण आएगा कोटे में कोटा, उसको कौन बचाएगा? अब तक तो चमार महार लट खा करके बचाता रहा, लेकिन वो फिर इनका क्यों बचाएगा? वो अपना बचाएगा। तो ना तो इनको आरक्षण मिलेगा ना इनको कुछ मिलेगा। ये ब्राह्मणों के हाथों में, मनुवादियों के हाथों में खेल रहे हैं। और जो ब्राह्मण मैंने देखा, आज सुबह से मैं देख रहा हूँ, कल से देख रहा हूँ कि जिन वाल्मीकियों बस्तियों में लड्डू बट रहे हैं, जिन खटीक समाज की बस्तियों में लड्डू बट रहे हैं, और वो खुश हो रहे हैं कि अब हमारे बच्चे भी जज और कलेक्टर और मिनिस्टर बनेंगे, तो मैं उनसे कह देना चाह रहा हूं कि आपके लिए दरवाजे कल भी खुले थे, कल सुरक्षित हाथों में थे आज, लेकिन अब आप उन लोगों से उम्मीद कर रहे हो, ब्राह्मणों से और लालाओं से उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके लिए दरवाजे खोलेंगे, वो आपके लिए लड़ेंगे। वो कभी आपके लिए नहीं लड़ेंगे। ये विचारणीय प्रश्न है। पहला ये कि हमें आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि जो वर्गीकरण है और जो क्रीमी लेयर, जो मैंने सारी बात बताई आपको, ये तय करता है कि जो इस देश की मनुवादी ताकतें हैं वो किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में इस देश के दलित समाज को समृद्ध नहीं देखना चाहती हैं। वो चाह रही हैं, जैसे आरोप लगता है कि चमार आरक्षण खा गए। अब आप देखेंगे कि 1925 में 1975 में सबसे पहले पंजाब में A और B कैटेगरी में बांटा गया। उसमें A कैटेगरी में चमार रखा गया। चमार और चमार की उपजाति, चाहे जाटव है, चमार है, कुरील है, अहिरवार है, दोहरे है, सतनामी है, चाहे वो रैगढ़ है, चाहे रविदासी, उन जातियों को रखा गया। और दूसरी कैटेगरी में जो है वो वाल्मीकि और अन्य जातियों को रखा गया। 1990 और 91 के आसपास जो है फिर उसमें हरियाणा में रखा गया। हरियाणा में फिर A और B कैटेगरी बनाई गई। उसमें एक कैटेगरी में चमार रखा गया और दूसरी कैटेगरी में वाल्मीकि और प्लस 35 जातियां और रखी गई। फिर 94 में आंध्र प्रदेश में, फिर अन्य तमिलनाडु में, 4 राज्यों में ये आरक्षण को बांटने की पहले कोशिश की गई है, लेकिन 3 बेंचों की सुप्रीम कोर्ट की जज ने इसको खारिज कर दिया था, क्योंकि आर्टिकल 341 का ये कहीं ना कहीं उसका विरोध है। उसके बाद में अब 2010 से लेकर के अब तक जो लोग लड़ रहे थे इस पर, वो आज हारे हैं। और सरकार की तरफ से कौन लड़ रहे थे, कोर्ट की तरफ से कौन लड़ रहे थे? तो कोर्ट की तरफ से लड़ रहे थे कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद जैसे बड़े वकील। और हमारे जो वकील हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं,
हम हाई कोर्ट के वकील हैं और हम तो सीनियर अधिवक्ता हैं। उनसे पूछो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जब समाज को बांटने की कोशिश की जा रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? हमारे वकील बसपा के प्रवक्ता बन रहे थे, वो कह रहे थे बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारे वकील क्या कर रहे थे? ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई लड़नी चाहिए थी ये वाली, लड़ाई लड़ रहे थे वो वाली। ना वो ईवीएम को बंद करा पाए, ना वो बहन जी को प्रधानमंत्री बना पाए, उल्टा आपस में लड़ने का जो फैसला आया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कह रहा हूं कि इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो चमार जाटव जिम्मेदार है, महार जिम्मेदार है, कुरील अहिरवार दोहरे जिम्मेदार है, पासवान जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि वो महत्वपूर्ण पदों पर थे, इसलिए उनको काम करना चाहिए था, उन्होंने काम नहीं किया। सारे बहुजन तो अपना वकील कपिल सिब्बल को मानते हैं, हर केस उन्हीं को दिया जाता है। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है। कपिल सारे केस हार जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, कपिल सिब्बल वही कपिल सिब्बल साहब हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर केजरीवाल साहब आज अगर जेल में हैं तो कपिल सिब्बल साहब हैं उनके वकील। अगर शिबू सोरेन साहब जेल में गए तो कपिल सिब्बल उनके वकील थे। और वो जेएनयू का लड़का है, क्या नाम है उसके, 18 उमर खालिद, उसकी 18 बार बेल कैंसिल हो गई, वो कपिल सिब्बल साहब उसके वकील हैं। तो मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सीनियरिटी का दायरा क्या है। अगर सीनियरिटी का दायरा ये है कि किसी व्यक्ति की 18 बार बेल कैंसिल हो जाए और वकील बेल ना करा और कहे मैं सीनियर एडवोकेट हूँ, तो भाई कैसा सीनियर एडवोकेट है? फिर तो हमें लग रहा है कि ये हमारे जो नई उम्र के बच्चे आ रहे हैं ये बहुत अच्छे वकील हैं। जितने भी आरक्षण विरोधी मामले आए सब में कपिल सिब्बल जरूर पाए जाते हैं। हाँ तो देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से एक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि डॉक्टर साहब कभी हमारे घर पर भी आकर के चाय पीजिए। तो बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए बड़ी अच्छी बात कही। बाबा साहब ने कहा कि ब्राह्मणों की चाय मीठी जरूर होती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो ये समझना चाहिए कि ब्राह्मणों की गोद में बैठ करके जो पकौड़ी और चाय खा रहे हैं और जो उन्हें अपना रहनुमा समझ रहे हैं, उनको समझिए कि ब्राह्मण जो है उसकी चाय कॉफ़ी मीठी तो हो सकती है लेकिन आपके लिए खतरनाक है और अत्यंत खतरनाक है। वीर सिंह बहुत, रमेश बंगी जैसे इन्होंने स्वागत किया है इस आपके सवाल का मैं जवाब दे चुका हूं। मैंने कहा है कि जिन वाल्मीकि बस्तियों में आज मिठाई और लड्डू बंट रहे हैं उनको विचार करना चाहिए कि आरक्षण अगर आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी है और लोगों को मिल रहा है, किसी को कम या ज़्यादा तो बात की बात है, तो ये सिर्फ इस देश के चमार महारों की वजह से मिल रहा है क्योंकि वो लड़े हैं। और जैसे मैंने कहा, उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ आपको, अगर 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के लिए लोग रोड पर लड़े तो आप समझ लीजिए कि उस रोड पर लड़ने वालों में 13 बच्चे शहीद हुए। 13 में 13 चमार थे, एक साथ कोई दूसरा था, 12 चमार थे। मुझे बताओ, जब लड़ेगा चमार, मरेगा चमार, लट चमार खाएगा तो फिर माल वो नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? वही खाएगा ना। आपको अगर चाहिए तो आप लड़िए, आइए। आज तक चमार लड़ता रहा, पिटता रहा, अपना और आपका दोनों को बचाता रहा है। वो बचा तो आपके भी बच्चे कुछ ना कुछ लगे हैं, लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि ना वर्गीकरण होगा, कोटे में कोटा होगा तो हमें ज़्यादा अधिकार मिलेंगे। अधिकार जब मिलेंगे कि जब आप पढ़ लिख करके मेरिट में आओगे। अधिकार जब मिलेंगे कि जब आप लड़ना सीखोगे। बिना लड़े तो भाई साहब कोई कुछ नहीं दे रहा। अपने वाले नहीं देंगे, दूसरे वाले कहाँ से देंगे? इतना आसान थोड़ा है ना, अभी तो सरकार के पास कोई डाटा नहीं है, ना कोर्ट के पास कोई डाटा लागू थोड़ा है। देखिए, आप जो कह रहे हो कि नहीं, वो मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसके लिए जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी और जातिगत जनगणना से सरकार पहले ही भाग रही है। दूसरा, अब ये कैसे तय किया जाएगा कि SC/ST में कौन क्रीमी लेयर में आ गया, कौन क्रीमी लेयर में आ गया? उसका जो पैमाना है वो क्या है क्रीमी लेयर का? 1 करोड़ वाला आदमी क्रीमी लेयर में आएगा, 2 करोड़ वाला क्रीमी लेयर में आएगा, जो एक बार चपरासी बन गया दोबारा उसका बच्चा चपरासी बन गया वो क्रीमी लेयर में आएगा, या वो क्रीमी लेयर में आएगा जो एक बार IAS हो गया दूसरा उसका बच्चा IAS हो गया वो क्रीमी लेयर में आएगा? तो क्रीमी लेयर में आएगा कौन? पहले तो क्रीमी लेयर का सवाल है। फिर जो शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में जो बताया जा रहा है कि हम कोटे में कोटा देंगे, तो कोटे में कौन सी जातियां बाहर जाएंगी, कितने % जाएंगी, कौन सी जातियां अंदर रहेंगी, कितने % रहेंगी, ये कैसे तय किया जाएगा? ये तय होगा जातिगत जनगणना से। आर्थिक रूप से पता चलेगा कि किस प्रकार से, तभी जाकर के हो सकता है। ये जो सातों जज हैं इनमें एक भी दलित नहीं है, ना SC है ना ST है। इनमें एक SC है, गवई साहब SC हैं जिन्होंने क्रीमी लेयर का समर्थन किया है, ठीक है। और एक महिला है, साथ वो ब्राह्मण है, जिन्होंने इसका कहा है कि आर्टिकल 341 का, हाँ वेला त्रिवेदी, वो ब्राह्मण है, उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 341 का ये उल्लंघन है, लिहाजा मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन 6 जज जिसमें चीफ जस्टिस साहब जो है वो खुद शामिल हैं, तो पहले तो यही सवाल खड़ा होता है कि चीफ जस्टिस साहब पहले तो इसी बात का जवाब दें कि आप लोगों को न्याय दिलवा रहे हो, कोटे में कोटा दिलवा रहे हो, जातिगत क्या नाम है, जाति में जाति ढूंढ रहे हो और कह रहे हो नहीं सबका भला होना चाहिए। तो इसी सुप्रीम कोर्ट में पहले चीफ जस्टिस साहब हैं, पहले इनसे पहले उनके पिताजी चीफ जस्टिस रहे, उनके दादाजी चीफ जस्टिस रहे। बड़े मजे की बात है कि जिस परिवार में से 3 आदमी चीफ जस्टिस रहे हों और 33 में से लगभग 28 जज ब्राह्मण हों, वो लोग कह रहे हैं कि साहब कोटे में कोटा होना चाहिए। मुझे तो हंसी भी आती है कई बार। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट है या ब्राह्मण कोर्ट है। तो इन लोगों से उम्मीद करना बेईमानी है।
मैं तो फिर पुनः तमाम लोगों से अपील करूंगा, जो लोग मिठाई बांट रहे हैं, जो लोग लड्डू बांट रहे हैं, कि अगर आप लोग सुरक्षित हैं तो अपने बड़े भाई के संरक्षण में सुरक्षित हो सकते हैं। अगर मैं कमज़ोर हूं तो मैं मजबूत तब हो सकता हूं, तब मैं अपने बड़े भाई के साथ रहूं। अगर मैं अपने बड़े भाई से लड़ करके अपनी एक कोठरी अलग ले लूं उससे बंगले में से, और मैं सोचूं कि ब्राह्मणों के साथ जा करके मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, मुझे पता है ब्राह्मणों के साथ मैं सुरक्षित नहीं होऊंगा, वो मेरी एक कोठरी भी छीन लेंगे और मेरी पिटाई भी करेंगे।